नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 23वें समिट पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो नई दिल्ली में वर्चुअली आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन की सबसे खास बात यह रही कि भारत ने चाइना का जो इकोनॉमिक मॉडल है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका खुले तौर पर विरोध किया और इसे ज्वाइन करने से मना कर दिया। साथ ही साथ इस सम्मेलन में ईरान को 9वें सदस्य के रूप में एससीओ में शामिल किया गया और वहीं अफगानिस्तान पर भी कई मसलों पर चर्चा की गई। तो दोस्तों, ये जो लेक्चर है पूरी तरीके से डेडिकेट रहेगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पर। मेरी स्क्रीन में पीछे आप देख सकते हैं, ये जो कल वर्चुअल समिट हुआ था उसमें जितने भी आपके राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी आपको तस्वीरें दिखाई देंगी। इसमें जितने भी मेंबर्स हैं, मेंबर्स के साथ डायलॉग कंट्रीज़ और डायलॉग कंट्रीज़ के साथ कुछ ऑब्जर्वर कंट्रीज़ भी पार्टिसिपेट करती हैं। तो आइए जानते हैं एससीओ के बारे में। ये जो सम्मेलन था इसका एक थीम था, इस थीम का नाम है टुवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ। थोड़ा सा याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। टुवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ ये थीम था इस बार के सम्मेलन का। तो टुवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ, इसमें जो सिक्योर है, उस सिक्योर का फुल फॉर्म हम देखते हैं। एस स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी, ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमी, सी स्टैंड्स फॉर कनेक्टिविटी, यू स्टैंड्स फॉर यूनिटी, आर स्टैंड्स फॉर रिस्पेक्ट, ई स्टैंड्स फॉर इन्वायरमेंट। तो ये जो बेसिकली फुल फॉर्म है, या ये कहें कि ये जो एक्रोनिम है, इसको इंडिया ने ही क्रिएट किया था। जो लास्ट समिट हुआ था उसमें चाइना में आयोजित हुआ था। और ये जो सिक्योर शब्द है ये पूरे रीजन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि आज के डेट में यदि हम पूरे रीजन की बात करें, एशिया रीजन की बात करें, तो इसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है ड्यू टू एग्रेसिव इंस्टेंट ऑफ चाइना। इसलिए कहीं ना कहीं हो सकता है एक टेक्निकल वर्ड सिक्योर इंडिया ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया हो। आगे चलते हैं। अब ये एससीओ के कितने मेंबर कंट्रीज हैं, कितने डायलॉग कंट्रीज हैं, और साथ ही साथ यदि अपन देखें तो एससीओ के कितने ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, और जो नया सदस्य इसमें इंक्लूड किया गया है वो है ईरान। ईरान पहले ऑब्जर्वर स्टेट्स में आता था। इसी तरीके से इंडिया और पाकिस्तान को 2017 में इसमें इंक्लूड किया गया था। इससे पहले इंडिया, पाकिस्तान भी ऑब्जर्वर नेशंस में आते थे। तो आज के डेट में जो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं उसमें अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया, ये 3 कंट्रीज आ रही हैं। डायलॉग पार्टनर्स की यदि अपन बात करें तो इसमें अर्मेनिया, अजरबैजान, आपको याद होगा पिछले 1-1.5 साल पहले इनके बीच में युद्ध भी हो चुका है नागोर्नो काराबाग को लेकर। फिर कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, टर्की। जबकि यदि अपन बात करें गेस्ट अटेंडेंसेस पर, तो इसमें आसियान, तुर्कमेनिस्तान, सीआईएस और यूएन, ये इसमें गेस्ट अटेंडेंस की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जर्वर स्टेट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं आफ्टर मेंबर स्टेट्स। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए ईरान 2023 में शामिल किया गया, लेकिन इसने 2008 में ही अप्लाई कर दिया था एससीओ में शामिल होने के लिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एससीओ का इतिहास जान लेते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि ये जो एससीओ है इसका पुराना नाम शंघाई 5 था। इसको शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था और 1996 में शंघाई 5 को फॉर्म किया गया था। इसके बाद 2001 में उज्बेकिस्तान एससीओ को ज्वाइन करता है और 15 जून 2001, इसको याद रखिएगा, 15 जून 2001 इसमें एससीओ डिक्लेरेशन पर साइन होते हैं। एससीओ डिक्लेरेशन पर साइन कब हुए? 15 जून 2001 को। 2008 में ईरान अपनी ऑफिशियल एप्लीकेशन सबमिट करता है कि हमें एक फुल टाइम मेंबर स्टेटस प्रोवाइड करिए एससीओ में। एससीओ में यदि अपन बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स, फिर काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, फिर काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, फिर मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, फिर काउंसिल ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स एंड रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, इन सबको इंक्लूड किया गया है। ठीक है। साथ ही साथ यदि अपन बात करें इसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स की, तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड गुड नेबरली पॉलिसीज बिटवीन मेंबर स्टेट्स। दूसरा, प्रमोशन ऑफ इफेक्टिव कोऑपरेशन इन पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर एज वेल एज एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर एससीओ की वार्ता होती है, सबमिट होती है। इसमें याद रखिएगा रीजनल पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर, एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और एनवायरमेंटल
प्रोटेक्शन, लगभग हर मुद्दे को शामिल कर लिया गया है। फिर जॉइंटली एंश्योरिंग पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, याद रखिएगा ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट सिनेरियो में। फिर एडवांसमेंट टू अ न्यू डेमोक्रेटिक, फेयर एंड रेशनल ग्लोबल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। आपने सुना होगा दोस्तों कि जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है तो पहले क्या होता था, मल्टीपोलर वर्ल्ड हुआ करता था, फिर उसके बाद बाइपोलर हुआ, फिर यूनिपोलर हुआ, अब फिर से मल्टीपोलर वर्ल्ड की चर्चा शुरू हो चुकी है। तो यहां पर मल्टीपोलर वर्ल्ड जब फॉर्म होगा तो अलग अलग पावर सेंटर्स बनेंगे और ये भारत के हित में भी है। इसलिए एससीओ भी एक काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, क्योंकि कई बार जो प्रो यूएस हैं भारत में वो हमेशा से क्वेश्चन मार्क उठाते हैं कि व्हेन इंडिया इज अ मेंबर ऑफ क्वाड देन व्हाई इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग इन एससीओ। जब भारत क्वाड का सदस्य है तो इंडिया एससीओ में क्यों पार्टिसिपेट करता है? क्या एससीओ का कोई महत्व है भारत के लिए? देखिए बिल्कुल महत्व है। एससीओ में चाइना एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, इनफैक्ट एक तरीके का फाउंडिंग मेंबर ही है। उसके बाद रशिया, और चाइना और रशिया की जो फ्रेंडशिप है किसी से छुपी नहीं हुई है। कल को यदि इंडिया इससे हट जाता है तो वहां पर चाइना का एक तरफा दबाव हो जाएगा। रशिया भी कभी नहीं चाहेगा कि एससीओ में चाइना डोमिनेट करे। दो रशिया इज टोटली डिपेंडेंट ऑन चाइना दीज डेज। अभी रशिया पूरी तरीके से चाइना पर डिपेंडेंट है, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो आर्म सप्लाई हो, चाहे करेंसी एक्सचेंज की बात हो, क्योंकि रूबल पर काफी ज्यादा बैन हो चुका है और रूबल करेंसी वीक भी हो चुकी है। इसलिए रशिया जो अपने ट्रेड पेमेंट्स एक्सेप्ट भी कर रहा है वो युआन में कर रहा है। तो चाइना का डोमिनेंस यदि बहुत ज्यादा बढ़ता है एससीओ में तो ये रशिया के लिए अच्छी बात नहीं। इसलिए चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए इंडिया का होना जरूरी है एससीओ में। और रीजनल पीस और सिक्योरिटी के लिए एससीओ काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी आ रही हैं और सेंट्रल एशियन कंट्रीज से इंडिया का ट्रेड बढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के थ्रू इंडिया की कनेक्टिविटी आगे बढ़ने जा रही है। अब यहां पर कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा इशू बनकर आ रहा है और इसी कनेक्टिविटी को चाइना कैश कर रहा है अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। आगे देखते हैं। अब ये जो एससीओ समिट 2023 का जो वर्चुअल हुआ था, अब देखिए ये भी इंडिया की एक बहुत अच्छी डिप्लोमेसी थी, क्योंकि अभी कोई कोविड का ऐसा खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया ने क्या किया, वर्चुअल समिट कराया। इसके पीछे का एक कारण जो बताया जा रहा है वो है शहबाज शरीफ जब इंडिया आते, शी जिनपिंग इंडिया आते, व्लादिमीर पुतिन तो खैर इंडिया के फ्रेंड ही हैं। अब इंडिया आकर यदि पाकिस्तान के शहबाज शरीफ कश्मीर का मुद्दा उठाते और वहीं पर उनका सपोर्ट शी जिनपिंग करते तो थोड़ा सा ये इंडिया के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। इसलिए बेहतर था इनको भारत आने ही नहीं दो, क्योंकि इस समय चाइना के साथ भारत के कोई अच्छे रिलेशन नहीं हो, पाकिस्तान से तो हमारे रिलेशन खराब ही चल रहे हैं। इसलिए इंडिया ने फैसला लिया कि जो एससीओ समिट 23 होने वाली है उसको वर्चुअल करा लिया जाए। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि हमारा काम भी हो गया और समिट भी हो गई। तो इंडिया वॉज द होस्ट कंट्री, इसमें इंडिया होस्ट कंट्री था। ठीक है, अब हुआ क्या ये देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे होस्टेड चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, हिज रशियन काउंटरपार्ट व्लादिमीर पुतिन, Pakistan's Shehbaz Sharif and other leaders of the Shanghai Cooperation Organization nations at a virtual summit of the bloc। और ये जो समिट हुआ है ऑफिशियली न्यू दिल्ली में हुआ है। अब इस समिट में क्या हुआ, इस समिट में न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया। तो ये इंडिया ने बेसिकली एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है जिसका नाम है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, और इसे एससीओ के मेंबर कंट्रीज ने अडॉप्ट कर लिया है। As the outcome of the summit, the leaders adopted the New Delhi Declaration and two thematic joint statements, one on cooperation in countering the radicalization leading to separatism, extremism and terrorism, and the second one cooperation in the field of digital transformation। तो ये जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है। पहला, ये जो रेडिकलाइजेशन है, रेडिकलाइजेशन आप समझते हो किसी भी व्यक्ति को चार्ज कर देना जिससे वो हिंसा करने लग जाए, कट्टरपंथ को बढ़ावा देना, रेडिकलाइजेशन। तो रेडिकलाइजेशन की वजह से सेपरेटिज्म बढ़ता है, देश टूट जाते हैं, एक्सट्रीमिज्म बढ़ता है और साथ ही साथ टेररिज्म भी बढ़ता है। तो इसको इंक्लूड किया गया। और दूसरा, कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंडिया ने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में इंक्लूड किया है। आगे देखते हैं। अब ये जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिएट किया है, ड्राफ्ट किया है, एससीओ समिट में इसको प्रस्तुत किया गया और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था टेररिज्म।
दोस्तों आपको पता होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य है एससीओ का और पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रमोट करता है। इंडिया ने पाकिस्तान को टेररिज्म पर कई बार टारगेट किया है अलग अलग समिट्स में, तो एससीओ समिट में भी टेररिज्म को इंडिया ने काफी हाईलाइट करके रखा और कहीं ना कहीं बिना नाम लिए हमारे प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की ओर निशाना भी साधा है। तो न्यू दिल्ली declaration coined by the Indian government proposed at SCO summit to fight against terrorism. It also proposed 4 other joint statements on de-radicalization, sustainable lifestyle, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को प्रभावित कर रही है, इसलिए अब डिमांड हो रही है सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की। तो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल टू टैकल क्लाइमेट चेंज, प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स, याद रखना मिलेट्स का प्रोडक्शन, इसको यूनाइटेड नेशंस भी बढ़ावा दे रहा है, एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये डॉक्यूमेंट में इन पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है। अब ये जो डॉक्यूमेंट था इसको पुतिन ने सपोर्ट किया, तो पुतिन का स्टेटमेंट देख लेते हैं। अंडरलाइनिंग द नीड फॉर काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलिज्म, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सपोर्टेड न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन इन द एससीओ मीटिंग। Putin also thanked PM Modi for organizing the summit. I would like to thank PM Modi for organizing this summit, implementation of a lot of documents and the decisions that were prepared for this summit. Russia supports the New Delhi Declaration, which gives a consolidated approach to international issues. यानी एक तरीके से रशिया इस समिट को तो सपोर्ट कर ही रहा है, साथ ही साथ वो ये भी कह रहा है कि एससीओ समिट इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को मजबूती से उठाती है, सुदृढ़ तरीके से उठाती है। वी विल कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन टाइज विथ एससीओ मेंबर स्टेट्स। आखिरी में ये बोलते हैं जितने भी एससीओ मेंबर स्टेट्स हैं हम इनके साथ अपने संबंधों को और मजबूत करेंगे, इनके साथ कोऑपरेशन बढ़ाएंगे। आगे देखते हैं इसमें। अब इसी सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए हुए पाकिस्तान और चीन पर निशाना भी साधा है। इन अ वील्ड रेफरेंस टू पाकिस्तान एंड चाइना, पीएम मोदी टोल्ड लीडर्स ऑफ द एससीओ नेशंस दैट दे मस्ट नॉट हेजिटेट टू क्रिटिसाइज कंट्रीज सपोर्टिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। सीधे सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हमें उन देशों को क्रिटिसाइज करने में बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए जो अपनी स्टेट पॉलिसी के तहत टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, यानी बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा। एंड देयर मस्ट नॉट बी एनी डबल स्टैंडर्ड्स इन कॉम्बेटिंग टेररिस्ट एक्टिविटीज। और ये चाइना की तरफ निशाना था कि भाई चाइना क्योंकि दोहरी नीति अपनाता है, उसके फेवर में यदि टेररिज्म होगा सपोर्ट करेगा। जैसे इंडिया पाकिस्तान का जो मामला है उसमें पाकिस्तान को हमेशा चाइना सपोर्ट करता है। अब जब इंडिया कोई भी पाकिस्तानी टेररिस्ट को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करवाना चाहता है तो सबसे बड़ा जो बैरियर होता है वो चाइना होता है। तो यहां पर इंडिया कहता है कि चाइना के डबल स्टैंडर्ड्स हैं टेररिज्म में। एक तरफ एससीओ समिट में आप टेररिज्म का विरोध करते हो, दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इन्हीं खूंखार टेररिस्ट को बचाते हो अपने वीटो वोट से, वीटो पावर से। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने डबल स्टैंडर्ड शब्द का यूज किया। चेयरिंग द समिट, मोदी टॉक्ड अबाउट द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द एससीओ। मतलब एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इसमें इंडिकेट भी कर रहे हैं कि एससीओ का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, तो उन लोगों के लिए भी जवाब है जो कहते हैं कि जब इंडिया क्वाड में है तो एससीओ में क्या कर रहा है। तो यहां पर इंडिया ने साफ मेंशन कर दिया कि क्वाड भी इंपॉर्टेंट है, एससीओ भी इंपॉर्टेंट है। तो मोदी टॉक्ड अबाउट द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द एससीओ एंड सेड इट इज आवर शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स नीड्स एंड sensitivities and resolve all challenges through better cooperation and coordination। मोदी कहते हैं कि अब ये हम लोग की जरूरत है कि हम एक दूसरे के सेंसिटिव मुद्दों को समझें, साथ ही साथ हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं उनको रिजॉल्व करें और एक बेहतर कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को जनरेट करें। आगे देखते हैं। अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया का डिसीजन था वो ये था कि इसी एससीओ समिट में इंडिया ने अपना पुराना स्टैंड दोहराया है, यानी इंडिया ने चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फिर से विरोध किया, यानी इंडिया बीआरआई को ज्वाइन नहीं करेगा। और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अलावा बाकी जितने भी सदस्य देश हैं एससीओ के वो सब बीआरआई को समर्थन दे रहे थे। तो यहां पर देखते हैं। On Tuesday, India once again refused to endorse China's ambitious Belt and Road
initiative, becoming the only country in the Shanghai Cooperation Organization not to support the project. सोचिए, रशिया, ईरान, पाकिस्तान ये सब सपोर्ट कर रहे हैं चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव। और इंडिया क्या कहता है, एक प्रकार का डेप्ट ट्रैप है, ये दूसरी कंट्रीज की सॉवरेनिटी पर अटैक करता है। ये बहुत सारी छोटी कंट्रीज जिनके पास इतना पैसा नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, चाइना उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के नाम पर लोन देता है और फिर उन कंट्रीज का जो लोन है उसको डेप्ट में कन्वर्ट कर देता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है श्रीलंका। आज श्रीलंका के ऊपर जितना भी विदेशी कर्ज है उसमें चाइना का सबसे बड़ा स्टेक है। इसलिए इंडिया बीआरआई को सपोर्ट नहीं करता और रीजनल सिक्योरिटी और रीजनल सॉवरेनिटी के लिए एक खतरा मानता है। तो सोचिए, अकेला इंडिया है जिसने इसका विरोध किया, बाकी जितने भी सदस्य देश हैं उन्होंने इसका समर्थन किया है। अ डिक्लेरेशन इशूड एट द एंड ऑफ एन इंडिया होस्टेड वर्चुअल समिट ऑफ द ग्रुपिंग सेड Russia, Pakistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan reaffirmed their support to the BRI। सोचिए, इन सारे देशों ने क्लियरली BRI को सपोर्ट किया, लेकिन इंडिया ने पूरी तरीके से इसको क्रिटिसाइज कर दिया कि हम इसका समर्थन नहीं करते। हैट्स ऑफ टू अवर पॉलिसी। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की मजबूती है जिसके कारण कल हमने इतना बड़ा स्टैंड लिया है। It is said that the member states also considered important to ensure the implementation of the SCO Economic Development Strategy 2030। अब यहां पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी 2030 बनी है, तो जितने भी मेंबर स्टेट से जो पार्टिसिपेट कर रहे थे उन्होंने दोहराया कि इसका इंप्लीमेंटेशन जरूरी है, अडॉप्टेड बाय इंटरेस्टेड मेंबर स्टेट्स। और जो जो इसमें इंटरेस्टेड है वो इसको अडॉप्ट करके इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें। एंड प्रोजेक्ट्स एम्ड एट प्रमोटिंग कॉपरेशन इन एरियाज ऑफ, अब देखिए किन किन एरियाज में हमको ये जो एससीओ इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है उसको इंप्लीमेंट करना है। पहला हो गया डिजिटल इकोनॉमी, दूसरा हो गया हाई टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल रूट्स फॉर रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट। बस यहीं पर पेच फंसता है, आपको पता होना चाहिए। चाइना यही तो बोलता है। चाइना क्या कहता है कि आपके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्टिंग बढ़ रही है, डोंट वरी, हमारे पास पैसा है, इनफैक्ट हम पैसा देने के साथ साथ उसको बनाएंगे भी, हमारी कंपनीज उसको डेवलप करेंगी। आपके रेल रूट्स पुराने हो चुके हैं, हम उनको मॉडर्नाइज कर देंगे और यहीं से दूसरी कंट्रीज की सॉवरेनिटी प्रभावित होना स्टार्ट हो जाती है। तो यही जो पॉइंट्स होते हैं, इंडिया कहता है कि नहीं, जरूरी है आप इंटरनेशनल रूट्स को मॉडर्नाइज करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, ये वक्त की मांग है, लेकिन इससे किसी भी देश की सॉवरेनिटी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। So in his opening remarks at the summit, Prime Minister Narendra Modi highlighted the need for boosting connectivity, but asserted that it is essential to respect the basic principles of the SCO Charter, especially the sovereignty and territorial integrity of member states while making such efforts। कितना अच्छा स्टेटमेंट प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ मेंबर स्टेट्स की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का भी हमको सम्मान करना पड़ेगा। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि इंडिया एससीओ का काफी एक्टिव मेंबर हो चुका है, समिट भी आयोजित करता है, लेकिन चाइना जब डोमिनेट करने की कोशिश करता है तो चाइना की बात का विरोध भी कर देता है। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बोला। स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी इज क्रूशियल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एनी रीजन। सही बात है। Better connectivity not only enhances mutual trade but also fosters mutual trust. However, in these efforts, it is essential to uphold the basic principles of the SCO Charter, particularly respecting the sovereignty and regional integrity of the member states। यहां पर क्लियरली प्रधानमंत्री ने बोल दिया है कि भाई आप डेवलपमेंट करो, कनेक्टिविटी बढ़ाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, सब कुछ करो, लेकिन इनसे सॉवरेनिटी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। रीअफर्मिंग देयर सपोर्ट फॉर चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, द रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, फिर किर्ग रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, रशियन फेडरेशन, रिपब्लिक ऑफ तजाकिस्तान एंड रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान। Note the ongoing work to jointly implementing this project, including efforts to link the construction of the Eurasian Economic Union। अब ये जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, ये रशिया द्वारा समर्थित एक प्रोजेक्ट है जिसमें जो पुराने समय का सोवियत था, उस सोवियत नेशंस के इकोनॉमी को आपस में इंटीग्रेट किया जाएगा। जैसे आप यदि बात करें तो बेलारूस हो गया,
कजाकिस्तान हो गया, खुद रशियन फेडरेशन हो गया। अब ये कंट्रीज अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट करेंगी। तो यहां पर जो मॉडल तैयार किया गया रशिया के द्वारा, उसको यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन कहा जाता है, और चाइना का BRI। अब ये दोनों आपस में लिंक होंगे तो कहीं ना कहीं सेंट्रल एशियन कंट्रीज को फायदा होगा, ऐसा चाइना और रशिया का मानना है। तो जितने भी बाकी सदस्य हैं उन्होंने इस बात पर भी कहीं ना कहीं अपनी चिंता भी जाहिर की और साथ ही साथ अपना स्टेटमेंट भी दिया कि जल्दी से जल्दी हमको क्या करना चाहिए, BRI को यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ लिंक करना चाहिए। और जब बाकी सदस्य देश इस बात पर सहमत हैं, उनको अपनी सॉवरेनिटी नहीं दिखाई दे रही, तो इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया ने तो अपना स्टैंड ले लिया और इंडिया ने साफ कह दिया कि हम BRI को इंक्लूड नहीं करेंगे। आगे देखते हैं इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ। अभी जितने भी बाकी सदस्य उनकी बात हो रही है, they spoke in favor of implementing the roadmap for gradual increase in the share of national currencies in mutual settlements by the interested member states। अब यहां पर देखो, रशिया इतने सारे सैंक्शंस के बाद भी ट्रेड कर रहा है, किस करेंसी के दम पर कर पा रहा है? युआन। अब यहां पर जितने भी अदर मेंबर स्टेट्स हैं, ईरान, उसकी कोई करेंसी पॉपुलर नहीं है, ना ही उसका कोई वर्थ है। इसके बाद पाकिस्तान, उसकी करेंसी भी आप देख चुके हो, उसका क्या हाल हो चुका है। इसी तरीके से कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इनकी करेंसी भी कोई डोमिनेट नहीं करती है। तो अब चाइना इस बात को भली बात ही जानता है, इसलिए चाइना ले देकर इस बात को प्रपोज कर दिया कि कल को हमको म्यूचुअल सेटलमेंट्स करने हो। जैसे रशिया से सामान खरीदा किसी ने, जैसे सपोज करो रशिया और कजाकिस्तान का ट्रेड चल रहा है, अब कजाकिस्तान ने रशिया से कुछ सामान खरीदा, अब उसकी पेमेंट करनी है। पेमेंट किस में? डॉलर में कर नहीं सकता क्योंकि फ्रीज हो चुके हैं रशिया के सारे अकाउंट्स। तो अब ये जो बेसिकली यदि अपन बात करें, जो पेमेंट होगी किस करेंसी में होगी, तो युआन में होगी। तो यहां पर क्लियरली मेंशन नहीं हो रहा युआन, लेकिन म्यूचुअल जो भी सेटलमेंट्स होंगे उसके लिए हम अपनी नेशनल करेंसीज को अडॉप्ट कर सकते हैं। It said the member states intend to broaden and deepen cooperation for sustainable socio-economic development and to improve the well-being and living standards of the people in the SCO region। लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करेंगे, साथ ही साथ सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को सस्टेनेबल बनाने का प्रयास करेंगे। They considered it important to ensure the implementation of the SCO Economic Development Strategy 2030। फिर से इन लोगों ने दोहराया कि जो SCO की इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी 2030 बनी है, इसको जल्दी से जल्दी अडॉप्ट करके इंप्लीमेंट किया जाए। और जितने भी मेंबर हैं जो इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, तुरंत इस चीज को अडॉप्ट करें और इंप्लीमेंट करें। यह स्टेटमेंट्स अदर कंट्रीज द्वारा दिया गया था, यानी न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का एक पार्ट था। अब इसमें जो प्रायोरिटी एरियाज है उनकी चर्चा कर लेते हैं। द प्रायोरिटी एरियाज आइडेंटिफाइड अंडर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, यानी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी 2030 बनी हुई है, उसमें कौन कौन से प्रायोरिटी एरियाज हैं? पहला डिजिटल इकोनॉमी, फिर हाई टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, फिर मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल रूट्स फॉर रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट, फिर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स एंड लॉजिस्टिक सेंटर्स, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, एनर्जी एंड फूड सिक्योरिटी, reliable, resilient and diversified supply chains and industrial cooperations। इन सारे पॉइंट्स को इन लोगों ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी 2030 में इंक्लूड किया है। अब सारे मुद्दों पर इंडिया विरोध नहीं कर रहा है। इंडिया का ऑब्जेक्शन किस पर है? वो है बेल्ट एंड रोड। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कौन सा पॉइंट यहां पर हाईलाइट कर रहा है? डिजिटल इकोनॉमी इंडिया सपोर्ट करता है, हाई टेक्नोलॉजी इनोवेशन इंडिया सपोर्ट करता है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल रोड्स फॉर रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट, इसमें इंडिया को ऑब्जेक्शन है क्योंकि इसी में चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इंप्लीमेंट होता है। फिर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर्स बनाने के लिए भी चाइना आगे बढ़ता है। फिर और लॉजिस्टिक सेंटर, तो लॉजिस्टिक सेंटर्स में भी कोई बुराई नहीं है। फिर फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट ठीक है, एनर्जी फूड सिक्योरिटी ठीक है, रिलायबल रेजिलेंट एंड डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन तो बहुत जरूरी है पूरी दुनिया के लिए, और इंडस्ट्रियल कॉपरेशंस। अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी चर्चा हुई क्योंकि ऑब्जर्वर स्टेट है एससीओ का। और अफगानिस्तान डिक्लेरेशन सेड द मेंबर स्टेट्स बिलीव दैट one of the most important factors of preservation and strengthening of safety and stability within the SCO region is the early settlement of the situation in अफगानिस्तान। यानी अफगानिस्तान में जितनी जल्दी स्थिरता आएगी ये SCO कंट्रीज के लिए अच्छा होगा। इसलिए हाल फिलहाल में अफगानिस्तान को पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी के क्षेत्र में काम करना चाहिए। They advocate building Afghanistan as an independent, neutral, united, democratic and peaceful state free from terrorism, war and
ड्रग्स, यानी कहीं ना कहीं अब अफगानिस्तान को स्थिरता के साथ टेररिज्म से भी लड़ना चाहिए, पीस के ऊपर काम करना चाहिए, और नारकोटिक्स को भी यानी ड्रग ट्रांसपोर्टेशन को, ड्रग ट्रैफिकिंग को भी अपने कंट्रोल करना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको जो एससीओ समिट इंडिया में हुई है, जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।